हाँ जी, तो हम करते हैं इंट्रोडक्शन टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स। बेसिकली क्या है, ये बहुत ही आज के टाइम पर जो है वर्ड रुझान में आ रहा है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। क्योंकि जो अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो आता है कि इंडिकेटर अगर किसी इकॉनमी की ग्रोथ का या डेवलपमेंट का कोई इंडिकेटर है, वो है जीडीपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम। तो उसमें हम बात करते हैं डिजिट्स की, नंबर्स की, कि मतलब एक कार्डिनल एक तरह से, कि अगर एक जीडीपी राइज़ हो रही है, पर कैपिटा इनकम राइज़ हो रही है, तो वो इकॉनमी ग्रोथ कर रही है। लेकिन साथ ही साथ ये ज़रूरी है कि सोशल वेलफेयर का भी ध्यान में रखा जाए। क्योंकि हम बात करें अगर अब भूटान जैसी इकोनॉमीज़ हैं, वो उनका जो इंडिकेटर है ग्रोथ का, वो है हैप्पीनेस इंडेक्स ऑफ दैट नेशन। तो कुछ इकोनॉमिस्ट ने या कुछ इकोनॉमिस्ट के बाहर भी ये जो बोला गया कि किसी भी नेशन में वेलफेयर बहुत ज़रूरी है, तो वो वेलफेयर वर्ड को अटैच किया गया किसके साथ, इकोनॉमिक्स के साथ। तो जो अर्लियर इकोनॉमिक्स पहले क्या कहती थी कि ग्रेटेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, लेकिन वेलफेयर के बारे में बोलते हुए परेटो प्रोफेसर जो हैं परेटो, उन्होंने कहा क्वेश्चन ऑफ मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर ऑन द बेसिस ऑफ जनरल ऑप्टिमम कंडीशंस, कि जब हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं रिसोर्सेज का, या जो भी कंडीशंस हमारी इकोनॉमिक की एक बिल्कुल अच्छे लेवल पर ऑप्टिमम है, तो उसके साथ क्वेश्चन भी कंसीडर करना चाहिए कि क्या सामाजिक जो है उन्नति, वेलफेयर जो है भला वो हो रहा या नहीं हो रहा। मार्शल और पिगू ने जो है वो कंसंट्रेट किया बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम के कंटेक्स्ट के अंदर, इन देयर पोस्टुलेट्स कुछ वेलफेयर इकोनॉमिक्स को कंसिडर किया कुछ सेक्टर्स के अंदर। और प्रोफेसर रॉबिन्सन ने जो थे एथिकल न्यूट्रलिटी व्यू था उनका इकोनॉमिक्स के अंदर, कि ट्रुथफुलनेस का व्यू, जिसने वेलफेयर इकोनॉमिक्स एक जो शब्द था उसका, या इकोनॉमिक स्टडीज़ के अंदर वेलफेयर इकोनॉमिक्स को का विकास किया। अब हम बात करें कि है क्या वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कहते हैं ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मतलब कि क्या होना चाहिए, कि जो क्राइटेरिया सेट करती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, कि किस बेसिस के ऊपर, ऐसा क्राइटेरिया जिनके बेसिस के ऊपर पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे सोशल वेलफेयर हो। तो पॉलिसीज़ ऐसी हों जो ग्रोथ कर रही हैं, नंबर है, लेकिन सोशल वेलफेयर क्या है, मैक्सिमम हो। अब हम बात करें तो इट अटेम्प्ट्स टू फॉर्मुलेट कुछ प्रपोजिशंस बनाएगी जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, चॉइस कर सकते हैं बेटर और वर्स की, यानी अल्टरनेटिव पॉलिसीज़ ओपन होनी चाहिए कम्युनिटी की, जहाँ पर वो चॉइस कर सके कि बेटर क्या है और वर्स्ट क्या है, जहाँ पर वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन कर सकता है। अब हम बात करें वेलफेयर इकोनॉमिक्स एनालिसिस द एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स एनालाइज करती है कि इकोनॉमिक सिस्टम में क्षमता कितनी है सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम करने में। यहाँ पर सोशल वेलफेयर को एक बेंचमार्क, एक यार्डस्टिक माना गया है एक इकोनॉमिक सिस्टम की एफिशिएंसी को चेक करने का, कि अगर अर्थव्यवस्था अच्छी है लेकिन उसके अंदर सोशल वेलफेयर कितना हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, तो यस वो इकोनॉमी भी क्या है, सक्षम है, ग्रोथ कर रही है। बिकॉज पीपल हु आर मेकिंग चॉइस वेदर टू चूज अ पर्टिकुलर transaction or a particular economic activity, whether it is providing something better or it's degrading it to him at its worst point। तो डेफिनेशन दे रखी है क्योचानस की, वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद
evaluation of alternative economic situation from the point of view of society well-being. वेलफेयर इकोनॉमिक्स किससे संबंधित है कि इकोनॉमिक सिचुएशंस जो हैं, जितनी भी एक इकॉनमी के अंदर हैं, जो पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, वो सभी इकोनॉमिक सिचुएशन, नंबर ऑफ़ जो अल्टरनेटिव्स हैं कि ये गतिविधियाँ आर्थिक होंगी, उन सब का इवैल्यूएशन करना, बट किसको ध्यान में रखते हुए? सोसाइटी के वेलबींग को ध्यान में रखते हुए। तो मेन फीचर्स क्या हैं कि ये क्राइटेरिया बताता है कि पॉलिसी कैसी बनानी चाहिए जिससे मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को सोशल वेलफेयर के पर्सपेक्टिव से वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या है, इवैल्यूएट करती है। और वेलफेयर स्टेट से डिफरेंट है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स की एनालाइज करना कि पॉलिसीज़ वेलफेयर कर रही हैं क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ। तो वेलफेयर स्टेट जो हम बात करें वो कहती है कि सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को केटर करती है, लेकिन वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है वो कंडीशन जो है इकोनॉमिक वेलफेयर की सभी पर्सनस की ऑन अ सबमिशन लेवल उनको कंसिडर करती है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस है, मींस कि लाइक नॉर्मेटिव इन द सेंस कि क्या होना चाहिए। जैसे इंडिया जो है वो हाईली पॉपुलेशन कंट्री नहीं होनी चाहिए, तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स ये भी कहेगी कि जितना ज़्यादा लोग होंगे तो उतना जो वेलफेयर होगा ना सोशल, वो उतना बेटर तरीके से हो नहीं पाएगा। तो वो एक स्ट्रीम लाइन में सब लोग नहीं आ पाते हैं। और हमने बात की थी कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या है, जितनी भी अल्टरनेटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनको स्टडी करना ताकि कम्युनिटी का बेटरमेंट किया जाए। अच्छा, या हम नॉर्मेटिव की बात कर रहे थे कि प्राइसेस राइज नहीं होने चाहिए, तो क्या बेहतर होना चाहिए वो उस पर फोकस करती हैं। वेलफेयर इकोनॉमिक्स गाइड करती है पब्लिक पॉलिसीज़ को और एफिशिएंसी को टेस्ट करती है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है कि वो जो है प्रोडक्टिव रिसोर्सेज फैक्टर्स और प्रोडक्शन जो कम्युनिटी से ले रहे हैं उनका बेटर यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स वेलफेयर के जो थियरीज़ दी गई वो थी पिगोवियन वेलफेयर इकोनॉमिक्स, परेटियन, ऑप्टिमम एंड न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स, बर्गसन सैमुअल्सन वेलफेयर कॉन्सेप्ट। अब कहते हैं कि कुछ जो है कुछ डिफरेंट ओपिनियंस रहे हैं रिगार्डिंग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बीच में, बट जनरल मेन क्या है, दोनों ही इंडिस्पेंसिबल हैं फॉर ईच अदर। रोल ऑफ वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट का मतलब क्या है, एथिक्स बात की गई है, या हम बात करें फुलनेस की बात की गई है, फेयरनेस की बात की गई है इसमें। तो वैल्यू जजमेंट को बहुत अहम रोल दिया गया है वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर। वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है जनरल वेलफेयर के अंदर हम बात करते हैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक वेरिएबल की, लेकिन वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है, सिर्फ नॉन इकोनॉमिक उसमें एज्यूम किया जाता है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स को कंसीडर किया जाता है लेकिन नॉन इकोनॉमिक वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानते हुए। इंडिविजुअल वेलफेयर इज़ वंस यूटिलिटी, और इंडिविजुअल वेलफेयर है मतलब क्या है कि व्यक्ति का सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी, जहाँ पर सोशल वेलफेयर का मतलब है एक पूरे ग्रुप या सोसाइटी जिसमें सभी इंडिविजुअल्स हैं उनका सेटिस्फेक्शन या उनका वेलफेयर। अब वेलफेयर स्टेट एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो वेलफेयर स्टेट क्या है, वो सारी रेफर्स टू दो सोशल एक्टिव सर्विस एक्टिविटीज़ ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, जो सारी सामाजिक गतिविधियां कर रही हैं, किन के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बीमार लोगों के लिए, डिसेबल के लिए, या बेरोज़गारों के लिए, या कुछ और जो ग्रुप्स के लिए जो अपना देख रेख नहीं कर सकते हैं। तो वेलफेयर स्टेट हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि वो ग्रुप ऑफ पीपल को एम्ब्रेस करती है, सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ पर्सन्स को। लेकिन वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या करती है, वो कंडीशंस को स्टडी करती है इकोनॉमिक वेलफेयर की। एक इकोनॉमी में कंडीशंस क्या चल रही हैं, लोगों का रुझान के, लोगों को का वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए हमें पॉलिसीज़ बनानी चाहिए ताकि सेटिस्फेक्शन भी हो, उनका नंबर सिर्फ एक यार्डस्टिक ना रहे।
तो कंडीशंस को चेक करते इकोनॉमिक वेलफेयर की सभी लोगों के कंसीडर्स यानी कि सभी ग्रुप ऑफ सभी इंडिविजुअल्स को एक यूनिट मानकर। तो मेन टास्क वेलफेयर इकोनॉमिक्स का है कि सजेस्ट करना कि एक्चुअल इकोनॉमी को आइडल इकोनॉमी की, एक अच्छी आदर्श इकोनॉमी के इक्वल एक एक्चुअल इकोनॉमी को कैसे लाया जा सके, जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे इंडिविजुअल्स को, जो संसाधन है अवेलेबल उनका यूज़ करके, ऑप्टिमम यूज़ करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे। मीन्स वो कार्डिनल के साथ तो हम पहले बात करते हैं, ऑर्डिनल की भी बात करते हैं, तो इसलिए नॉर्मेटिव साइंस कहलाता है कि क्या होना चाहिए। और ये साइंटिफिक भी है, जो डिफरेंट पॉलिसीज़ का इफ़ेक्ट को स्टडी करती है साइंटिफिक मैनर से, जिससे इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है क्या नहीं हो रहा लोगों का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के संदर्भ में। कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर, अब पिगोवियन यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कहते हैं उन्होंने ही रिस्ट्रिक्ट स्टडी ऑफ वेलफेयर ओनली टू दैट, जब उन्होंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स की स्टडी करी तो उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया टू ओनली द फैक्टर्स जो इकोनॉमिक हैं नेचर के अंदर, जो आर्थिक हैं, उन्होंने उसको कंसिडर नहीं किया है। सिर्फ एक तरह से इंडिविजुअल वेलफेयर को कंसीडर किया है कि कितना सेटिस्फेक्शन एक इंडिविजुअल को कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से हो पाता है, क्योंकि वो मानकर चल रहे हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी जो है वो एडिटिव है, यानी क्योंकि वहाँ पर एमयू का कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल का, तो कहते हैं कि कार्डिनल मतलब जो नंबर्स के अंदर मेजर किया जा सकते हैं, हम नंबर्स के अंदर सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं। तो उन्होंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक नेचर के वेरिएबल्स या फैक्टर्स को क्या है पढ़ा है। तो उन्होंने बोला एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटीज़ और सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल जो सोसाइटीज़ के हैं उसको मिलने वाली यूटिलिटीज़ का टोटल जो है एग्रीगेशन को उन्होंने स्टडी किया है। अब इस थियोरी के कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं। उन्होंने कहा देखो थियोरी यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव एंड देयरफॉर नॉट, हम कह तो देते कि यूटिलिटी कार्डिनल है, मेजरेबल है, बट इंडिविजुअल यूटिलिटीज़ को आप ऐड नहीं कर सकते हो और सोशल वेलफेयर डिराइव नहीं कर सकते हैं, तो यूटिलिटी जो है वो मेजरेबल नहीं है एक्चुअल टर्म्स के अंदर। इन हम जैसे हम बात करते थे ना, ऑर्डिनल के अंदर हम रैंकिंग देते थे, कार्डिनल के अंदर हम नंबर, आप सेटिस्फेक्शन लेवल को नंबर कैसे दे सकते हैं। इंटरपर्सनल कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो पॉलिसी डिसीजंस किए जाते हैं कुछ इंडिविजुअल्स के लिए बेटर होते हैं, कुछ के लिए वर्स होते हैं, तो इंटरपर्सनल कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। एक किसी का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ रहा होगा, किसी का सेटिस्फेक्शन लेवल घट रहा होगा, तो इस कंटेक्स्ट में हम कह नहीं सकते कि सोशल वेलफेयर इंक्रीज़ हुआ या पॉलिसी मेजर से वो सोशल वेलफेयर घटा है। इंडिविजुअल में भी लिंक्ड विद हिज चॉइस, वी कांट से दैट अबाउट सोशल चॉइस एंड सोशल वेलफेयर। सोशल कंसिस्ट ऑफ जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो डिफरेंटली चूज़ कर सकते हैं, और हर किसी की चॉइस उसकी साइकोलॉजी पर डिपेंड करती है और वो कन्फ्लिक्टेड हो सकती है। तो हम एज अ होलसम नहीं ले सकते कि सबकी चॉइस है जो सेटिस्फेक्शन उन्हें दे देगी और पॉलिसी में उसे कंसीडर करें। मेजर एज अ मनी एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर इज़ नीदर एक्यूरेट नॉर सेटिस्फैक्टरी, बिकॉज वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस विद द चेंजेस प्राइस लेवल के साथ वैल्यू ऑफ मनी भी क्या होता है, चेंज होता है। तो मनी एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर वो एक्यूरेट नहीं है। हाँ, मनी वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस विद, तो मनी वेलफेयर को जो मापना इन टर्म्स ऑफ मनी वो ना तो सही है ना सेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि मनी चेंज होती रहती है। वैल्यू ऑफ मनी प्राइस लेवल के साथ चेंज होने के साथ साथ वैल्यू ऑफ मनी भी चेंज होती है। वेलफेयर इज़ एसेंशली अ स्टेट ऑफ माइंड। आप एग्रीगेट नहीं कर सकते वन स्टेट ऑफ माइंड को दूसरी स्टेट ऑफ माइंड के साथ, एंड कॉल द फर्स्ट को हम जनरल बोल दें और सेकेंड को इकोनॉमिक वेलफेयर बोल दें। तो स्टेट ऑफ माइंड सेग्रीगेट नहीं कर सकते एक स्टेट ऑफ माइंड को दूसरी स्टेट, अलग पृथक नहीं हो सकता कि ये जनरल वेलफेयर है और ये इकोनॉमिक सेकेंड वो वेलफेयर है। नेक्स्ट इज परेटियन वेलफेयर कॉन्सेप्ट। परेटो ने कहा कि यूटिलिटी इज़ नॉट कार्डिनल मेजर। हमने
पीगू के अंदर पिगोवियन जो थी यूटिलिटेरियन कंसेप्ट, वो क्या कह रहा था, यूटिलिटी पैरामीटर है वेलफेयर का, सेटिस्फेक्शन का। अब यहाँ पर क्या हुआ, परेटो ने कहा, बिलीव किया कि यस, जो उसका क्रिटिसिज्म था पिगुइन का कि मार्जिन मेजरेबल नहीं है, कार्डिनल हो ही नहीं सकती सेटिस्फेक्शन, और इंटरपर्सनल कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला, कुछ अपना ओन कंसेप्ट दिया खुद का वेलफेयर का, जिसके अंदर दोनों ही नहीं थे, ना इंटरपर्सनल कंपैरिजन नहीं था क्योंकि अलग अलग साइकोलॉजी होगी, सबकी चॉइस अलग होगी, और ना ही कार्डिनल मेजर दिया। उन्होंने कहा ऑर्डिनल मेजरेबल होता है कि इंडिविजुअल सिर्फ बता सकता है कि उसको किसी चीज़ को लेने में यही जो है वो बेटर लगा या ख़राब लगा, और कितना ख़राब लगा। तो उन्होंने आइडिया दिया कि सिर्फ वेलफेयर मेजरेबल नहीं हो सकता, तो हमें वेलफेयर को बढ़ाना चाहिए पॉलिसी में। अगर इफ़ अ पॉलिसी मेजर टेक्स, तो अगर एक पर्सन के कंटेक्स्ट में वो ये कंसीडर कर सके पॉलिसी कि किसी से इसको बेहतर फील हो सकता है, और विदाउट जिसके इस तरह से पॉलिसी बने कि किसी के लिए वर्स ना हो, वो बेटर ऑफ ही रहे पॉलिसी हर एक पर्सन के कंटेक्स्ट के अंदर। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि ऐसी पॉलिसी बने जो हर इंडिविजुअल्स को इधर फेवरेबल और अनफेवरेबल अफेक्ट करे, विदाउट मेकिंग अदर्स इधर बेटर ऑफ या वर्स ऑफ, कि बेटर वर्स ना रहे, कि वो अनफेवरेबली या फेवरेबली ना रहे, बस ये रहे कि बेटर ऑफ रहे विदाउट किसी के लिए वर्सन अप होने के लिए। अच्छा, क्रिटिसिज्म क्या कहा उन्होंने कि सच पॉलिसी मेजर्स आर फ्यू विच डू नॉट हार्म। कहते हैं ऐसे कुछ ही मेजर्स होते हैं जो किसी को हार्म नहीं करेंगे और बेनिफिट सबको करेंगे या कुछ को बेनिफिट करेंगे, कि कुछ पॉलिसीज़ के रिपरकेशंस कुछ ना कुछ लोगों के लिए, कोई ना कोई लोगों के लिए तो रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता किसी को हार्म ना करें, क्योंकि चॉइस की बात होती है। मोस्ट पॉलिसी चॉइस आर सच अ बेनिफिट सम इंडिविजुअल एट द एक्सपेंस ऑफ, कि एक को बेनिफिट मिलता है इंडिविजुअल को, तो वो किसी दूसरे के कॉस्ट पर ही मिल रहा होता है। इसी केस के अंदर पर्टेनियन वेलफेयर की जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया थ्योरी, वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स की, उसका कोई यूज़ नहीं है। दो साइंटिफिक इन द सेंस दैट इट इज़ नॉट डिड इन्वॉल्व ईदर एनी वैल्यू जजमेंट। कहते हैं इस साइंटिफिक थोड़ा था, उन्होंने बोला कि भाई ऑर्डिनल हम ये देख लें कि अच्छा वर्स हुआ या बेटर फील लगा एक पॉलिसी का जो इफ़ेक्ट है। कहते हैं लेकिन इसके अंदर कोई भी वैल्यू जजमेंट नहीं था, ना इंटरपर्सनल कंपैरिजन फ्यूटिलिटी का था। पर्टेनियन कंसेप्ट थ्योरेटिकली साउंड है लेकिन प्रैक्टिकली यूजलेस है। तो उसमें कुछ भी वैल्यू जजमेंट की बात, ट्रूथफुलनेस, एथिक्स की बात नहीं आई है। बर्गसन वेलफेयर कॉन्सेप्ट लेकर आए थे अब्राहम बर्गसन। उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और इम्प्रूव्ड अपॉन बाय सैमुअल्सन। इन जो बर्गसन और सैमुअल्सन ने जो किया सोशल वेलफेयर के कंटेक्स्ट के अंदर, थियरीज़ के अंदर, विद इम्प्रूवमेंट्स फर्दर, तो उन्होंने क्या कहा, स्टडी ऑफ चेंज इन वेलफेयर इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट एक्सप्लिसिट इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरपर्सनल कंपैरिजंस ऑफ यूटिलिटी। कहते वेलफेयर की स्टडी पॉसिबल ही नहीं है बिना इंटरपर्सनल कंपैरिजन को जो यूटिलिटी के इंटरपर्सनल कंपैरिजन को इंट्रोड्यूस किए बिना। मीन्स कि आप जब तक एक व्यक्ति को मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है और दूसरे के लिए बहुत ख़राब है, जब तक आप ये कंपेयर नहीं करते, तो आप वेलफेयर की जो है स्टडी नहीं कर सकते। इट मीन्स कुछ के लिए वो बेटर ऑफ होगा और कुछ के लिए वो वर्स ऑफ होगा ही। हाँ, फिर पर्टेनियन का जो कंसेप्ट था वो रिस्ट्रिक्ट करता था कि नहीं, ऐसी पॉलिसी बने जिससे लोगों का बेटर हो या कुछ का बेटर हो या सबका बेटर हो, किसी को हार्म ना हो। बट ये कभी ऐसा पॉसिबल रिस्ट्रिक्शन जो है ये ना तो डिज़ायरेबल और पॉसिबल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इंटरपर्सनल जो कंपैरिजन पर्टेनियन भूल गए थे, इंटरपर्सन कंपैरिजन तो करना ही पड़ेगा यूटिलिटी का, क्योंकि एक के लिए वर्स्ट होएगी तो एक के लिए बेटर होगी ही होगी। अब
तो उन्होंने बात कही, बिलीव द इकोनॉमिस्ट कैनॉट अब्सटेन फ्रॉम जजिंग इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि वैल्यू जजमेंट, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज को जज करना नहीं छोड़ सकते हैं, जो पॉलिसी मेजर्स को, विद फेवरेबल इफ़ेक्ट्स की सम पे कुछ को फेवरेबल हो और अनफेवरेबल इफ़ेक्ट्स हो दूसरों के ऊपर। तो दस फ्रॉम मेकिंग इंटरपर्सनल जो है इंटरपर्सनल कंपैरिजन से आप अछूते नहीं रह सकते, और देयर इज कोर्स कोई साइंटिफिक मेथड भी नहीं है ऐसा करने के लिए। फॉर दिस इकोनॉमिस्ट हैज़ टू मेक, तो वैल्यू जजमेंट इकोनॉमिस्ट को क्या है, करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, कुछ वेलफेयर, उन्होंने एक तरह से फर्गुसन का जो आइडिया था सोशल वेलफेयर का, वो था एक बदलाव था, कंबाइंड इंडिविजुअल वेलफेयर फंक्शन ऑफ पीपल इन, बट हाउ आर इंडिविजुअलिटी फंक्शंस ऑफ कंबाइंड। ठीक है, कुछ उन्होंने कहा कि देयर में भी पर्टिनियस थियोरी लाइक अ पावरफुल डिक्टेटर, उन्होंने कहा कि पर्टिनियस अथॉरिटी जो थी वो एक पावरफुल डिक्टेटर थी, जिन हु फील्स दैट फॉर ऑल इंडिविजुअल्स इन अ सोसाइटी आफ्टर ड्यू वेटेज टू डिफरेंट ओपिनियंस फॉर्मुलेट सोशल फंक्शन आप बना सकते हो उस रिस्ट्रिक्शन के अंदर कि आप वेटेज दो डिफरेंट ओपिनियंस को। सेकेंड वे इज़ टू ऑब्टेन दैट, उन्होंने उन थियोरीज़ को भी क्या किया, थोड़ा सा इंडिविजुअल वेलफेयर के कंटेक्स्ट में थोड़ा सा बदलाव लेकर आए। सेकेंड वे इज़ टू ऑब्टेन द वैल्यू जजमेंट पॉलिसी, इट मीन्स एंड टू डिराइव अ सोशल वेलफेयर फंक्शन उन लाइन्स, वैल्यू जजमेंट पॉलिसी जो है एक और तो ये तरीका है। अब कहते हैं बर्गसन सैमुअल्सन जो लेकर आए थे थियोरी वेलफेयर इकोनॉमिक्स, जो कंसेप्ट लेकर आए वेलफेयर इकोनॉमिक्स का, वो बहुत जनरल है ऑर्डिनरी सिचुएशंस के लिए, क्योंकि क्लियर कट कंक्लूजन डिराइव नहीं कर सकते सिंप्लीफाइड जो एनालिसिस के सिंप्लीफाइड प्रोसेस से, तो वो बहुत जनरल कॉन्सेप्ट है। तो अब बात आती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स। इसमें क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद व्हाट इज़, क्या है, और इट हैज़ थियोरीज ऑफ लॉज। इसके अंदर क्या है, कुछ लॉ की थ्योरियाँ जो बताते हैं दैट टेल्स द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। तो इसमें कैजुअल, इसमें ऐसी थ्योरीज हैं, ऐसा लॉ है जो बताता है कि कॉज एंड इफेक्ट के अंदर कैजुअल रिलेशनशिप कितना है। तो अगर पॉजिटिव साइंस की एज अ प्योर साइंस की बात करें, इकोनॉमिक्स जो है वो क्या बताती है, व्हाट एक्चुअली हैपन्स, क्या एक्चुअल में है, व्हाट इज़ हो रहा है, क्या है, रादर देन क्या होना चाहिए। जो नॉर्मेटिक क्या होता है, क्या होना चाहिए, वो फोकस करती है क्या है। इट डील्स विथ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, बट इसके अलावा इन एडिशन टू, मतलब इस रिलेशनशिप से कंक्लूजन निकालने के अलावा वो कैजुअल रिलेशनशिप भी क्या है, डील करने के लिए कहती है, और वो इवैल्यूएट करती है रिज़ल्ट कि नॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिलेशनशिप का, जहाँ पर कैजुअल रिलेशनशिप जो है कॉज एंड इफेक्ट का, जो एक्चुअल में क्या हो रहा है उसका रिज़ल्ट और नॉर्मेटिव व्यू पॉइंट से रिज़ल्ट जो आ रहा है उसके बीच में क्या करना चाहिए, रिज़ल्ट का इवैल्यूएशन करना चाहिए। कि नॉर्मेटिव क्या बोला था कि क्या होना चाहिए, सोशल वेलफेयर के लिए होना चाहिए। इन्होंने क्या बोला, एक्चुअल में क्या होता है, क्या कॉज रहा, क्या इफ़ेक्ट रहा, इसके बीच में कैजुअल रिलेशनशिप ये कहता है, और इसके बीच में कंक्लूजन ड्राइव आउट कीजिए। और साथ में और ये भी होना चाहिए कि जो नॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कंक्लूजन आ रहे हैं उनके साथ इसे कंपैरिजन भी करना चाहिए। अब बात आती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर यहाँ बीच में डिफरेंस दे रखे हैं, हम पहले ही बात कर चुके हैं इसके अंदर, तो यू कैन सी दैट हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। उसके बाद बात आती है वैल्यू जजमेंट एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वैल्यू जजमेंट क्या आया, ये शब्द आया है फ्रॉम एथिक्स से। इन्होंने क्या कहा कि रोल ऑफ वैल्यू जजमेंट का एक महत्वपूर्ण रोल है वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो कंसर्न है वो है विद द डिज़ायरेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी दैट वैल्यू जजमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल।
वैल्यू जजमेंट एक स्टेटमेंट है, हमने बात एथिक्स की थी, तो वैल्यू जजमेंट एक स्टेटमेंट है जो सजेस्ट करती है हाउ थिंग्स ऑट टू बी, चीज़ों को कैसा होना चाहिए, सजेशन देती है आपका सारी स्टेटमेंट्स जो हैं, एंड अ परसुएसिव और परसुएसिव इफेक्ट भी डालती हैं। तो ये स्टेटमेंट्स क्या हैं, इमोटिव इन नेचर है और इन्फ्लुएंस करती है लोगों को, एक एटीट्यूड उनके को इफ़ेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है फैक्ट्स के कंटेक्स्ट में, इकोनॉमिक लाइफ की जो फैक्ट्स हैं उनके कंटेक्स्ट में, एंड देयर बाय इन्फ्लुएंस देयर कैरेक्टर, और उनके कैरेक्टर और उनके बिहेवियर को क्या है, इन्फ्लुएंस भी करती है। तो ये स्टेटमेंट है, एट दिस चेंज विल इंक्रीज इकोनॉमिक, तो इस क्या होना चाहिए, क्या ये बदलाव इकोनॉमिक वेलफेयर कर पाएगा, तो ये रैपिड डेवलपमेंट के अंदर है। तो उन्होंने बोला वैल्यू जजमेंट का जो स्थान है, एथिक्स का जो स्थान है वो बहुत ज़रूरी है, और एथिक्स और ऑल्सो इंडिस्पेंसिबल, और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को क्या होना चाहिए वो एथिक्स के कंटेक्स्ट में रहेगा, तो ही क्या इकोनॉमिक वेलफेयर हो पाएगा। अब बात आती है जनरल वेलफेयर एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। जो जनरल वेलफेयर क्या है कि जो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक गुड्स से सेटिस्फेक्शन लोगों को मिलता है वो जनरल वेलफेयर है ना। और लेकिन इस टाइप की जो डेफिनेशन है वेलफेयर की, उसको क्रिटिसाइज़ किया गया ग्राफ द्वारा, डॉक्टर ग्राफ द्वारा। उन्होंने कहा मनी मेजर है वैल्यू का, ऑफ वैल्यू इज़ नीदर measure of value is neither accurate not satisfactory, और इकोनॉमिक वेलफेयर डजेंट डिपेंड अपॉन, वो इकोनॉमिक वेलफेयर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे डिपेंड नहीं रहता, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप इकोनॉमिक फैक्टर्स को नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स से क्या है पृथक सेपरेट नहीं कर सकते। जब हम बात करें एक व्यक्ति के स्टेट ऑफ माइंड की, इंडिविजुअल नेक्स्ट है आपका इंडिविजुअल वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर। इसमें क्या है कि इंडिविजुअल फेयर एक टाइम पर, एक पीरियड के अंदर कितना सेटिस्फेक्शन एक व्यक्ति उठा रहा है, वो होता है इंडिविजुअल वेलफेयर। इट मीन्स ये जो एक जो सेटिस्फेक्शन वो उठा रहा है या वो एंजॉय कर रहा है वो उसके माइंड में रहता है। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट वो क्या कहते हैं, वो इस चीज़ को लेते हैं इन केस ऑफ स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस ऑफ चॉइस, कि वो किस चॉइस को, किस कॉम्बिनेशंस को, किससे ज़्यादा फैसिलिटी से ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, वो प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है उसका सेटिस्फेक्शन, दैट हाउ मच ट्रूली एन्जॉयज फ्रॉम अ पर्सन इज़ फ्रॉम हिज कंजप्शन। तो इफ़ अ पर्सन जो स्केल प्रेफरेंसेस देते वो ऑप्शन चूज़ करेगा पोजीशन ए को रादर बी से, तो उसका वेलफेयर ए से हाई हो रहा होगा रादर बी से। तो यहाँ पर जो बात की गई, उन्होंने कहा चॉइस मैटर करती है, कि एक व्यक्ति की कि वो चॉइस क्या चॉइस है जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और वो चॉइसेस क्या करेंगी, प्रेफरेंसेस बनाएंगी, ए बेटर होगी पोजीशन बी से। और ये तो था हमारा इंडिविजुअल वेलफेयर। लेकिन अगर हम बात आए, ये तो सिर्फ एक इंडिविजुअल के टाइम कंटेक्स्ट में था, लेकिन सोशल वेलफेयर क्या कहता है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या समेशन होना चाहिए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का, कि इन वे समेशन ऑफ इंडिविजुअल वेलफेयर। हम इंडिविजुअल वेलफेयर की बात करेंगे, सिर्फ एक पर्सन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक सोसाइटी में हर पर्सन अलग अलग तरीके से सोचता है। तो देयर इज़ नो कोई चॉइस एक्सपेंशन इंडेक्स नहीं रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता सोशल वेलफेयर को। तो हम सोशल वेलफेयर को एग्रीगेट लेवल पर देखेंगे, यूटिलिटीज़ के और सेटिस्फेक्शन के कंटेक्स्ट में, जो एक सोसाइटी के अंदर सारे इंडिविजुअल गेन कर रहे हैं। ओके, तो सेम वही है, सब जो वेलफेयर के कंटेक्स्ट में डिफरेंट जो हम पढ़ चुके हैं, उन्होंने क्या क्या कहा था वो चीज़ बात की गई है इसमें। ओके।